बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए अपने पंच तत्वों के इस शरीर को, जो मिट्टी का पुतला है और एक दिन कहते हैं ये पंच तत्वों में विलीन हो जाना है, यह सत्य है। लेकिन जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, इस पुतले को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा हम कार्य व्यवहार करते हैं। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, एनर्जेटिक रहे, और इसके लिए हमें अपना आहार, अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या ऐसी व्यवस्थित कर लेनी चाहिए कि दिन की शुरुआत छोटी छोटी सरल क्रियाएं, योगाभ्यास, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में वो जो पहले फिजिकल एक्ट अपने आप हो जाते थे, आजकल हम लोग नहीं कर पाते। अधिक देर तक बैठना, बैठकर खाना, फिर बैठे रहना या सो जाना, आरामदेह बना लिया हमने शरीर को। तो उस कारण बहुत से शारीरिक दोष शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। हम अपनी दिनचर्या को जब व्यवस्थित नहीं कर पाते, समय पर उठना, ना सोना, समय पर भोजन ना करना, है ना, और ये पता ही नहीं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। उम्र बढ़ने पर बहुत सी ऐसे खाद्य पदार्थ हमें छोड़ने होते हैं। तो जब हम नित्य योगाभ्यास करते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी के साथ साथ जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे काफी लाभ मिलता है। तो आइए आज की योग साधना को शुरू करेंगे हम। रोज की तरह टांगों की सूक्ष्म क्रियाओं से दोनों टांगे सीधी कर ले। पैर के पंजों को आगे पीछे करें। पंजों को आगे पीछे करते जाइए। अच्छे से तानेंगे ताकि जो हमारी टांगों की नसें हैं ना, ये खिंचाव में आनी चाहिए। और पंजे जब हम आगे पीछे करेंगे, तो हमारी टांगों की नस नाड़ियां स्वतः ही प्रभावित होने लगेंगी। शांत हो जाए। पंजों को दाएं मोड़े, बाएं, दाएं, 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 बाएं, वापस। पंजे मिलाकर रखेंगे गोलाकार स्थिति में। इस प्रकार दोनों पंजों को घुमाएं। अधिक से अधिक पंजों को तानते हुए घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सदैव सकारात्मक सोच रखें। दिन भर में हम जितने थॉट्स लेते हैं, उसमें मैक्सिमम नेगेटिव हो जाते हैं। जब भी मन उदास हो, चिंतन आ रहा हो, चिंता आ रही हो, तुरंत चेक करें क्या चल रहा है मन में, कौन से थॉट्स चल रहे हैं, तुरंत चेंज कर दीजिए वापस। दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं। दाहिने घुटने के नीचे से पकड़े और टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर होता है।
रिलैक्स, टांग को आसन पे रखिए। इसी प्रकार की क्रिया बाई टांग से करेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए बाएं घुटने के नीचे से पकड़े, प्रयास करें आपका बायां पैर का पंजा दाएं पंजे से आगे निकल जाए। रिलैक्स, बाईं टांग आसन पर रख विश्राम करेंगे। जब विश्राम के लिए कहा जाए, गहरा लंबा श्वास। झूला, दाहिनी टांग मोड़ेंगे इस प्रकार। दायां हाथ घुटने पर घुटना पकड़े, बायां हाथ एड़ी के नीचे रखें, एड़ी को घुटने के बराबर उठा दीजिए, टांग को दाएं बाएं झुलाएं। टांग को अधिक से अधिक बाईं ओर लेकर जाएं। कूलों के आसपास के मांसपेशियों पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। कूला मजबूत बनता है। वापस इसी प्रकार की क्रिया बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग मोड़े, बायां हाथ घुटने पर, दायां एड़ी के नीचे, एड़ी घुटना पैरेलल, दाएं बाएं कीजिए। रिलैक्स, बाईं टांग सीधी कर विश्राम लीजिए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, बाईं हथेली पैर के तलवे के नीचे अग्र भाग पर रखेंगे, दाईं हथेली उसके ऊपर, इस प्रकार पंजा पकड़ लें। धीरे धीरे दाहिनी टांग उठाकर घुटना सीधा कर दीजिए, जबरदस्ती नहीं। और जिनसे हथेलियां पंजे पर नहीं जा पा रही, वहां चुन्नी ले ले, चुन्नी को रोल करके पंजे के नीचे लगाएं और ऐसे करके उठा लें। ठीक है। टांगों के लिए द बेस्ट क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन पैर के पंजे से होता हुआ टकना, घुटना और नीचे की ओर बहुत तेजी से प्रवाहित होता है। वापस एड़ी आसन पर टांग सीधी करें, बाई टांग मोड़े, दाहिनी हथेली पहले रखें, बाई टांग को उठाएं। क्षमता अनुसार, जोर जबरदस्ती नहीं करनी किसी भी क्रिया में।
जो घुटना सीधा कर सकते हैं, घुटने को सीधा करने का प्रयास। टांग पर आए खिंचाव को महसूस करें। मन में ऐसे भाव लाएं, शुभ संकल्प चलाएं कि मेरी टांगों में ब्लड सर्कुलेशन तीव्र होता हुआ मेरी टांगे पूर्णतः स्वस्थ। वापस एड़ी आसन पर बाई टांग सीधी कर लें। एक श्वास का विश्राम करेंगे। आइए, सूक्ष्म क्रियाओं के अंत में गोरक्षक आसन का हाफ पोज कहलाता है। इसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, तितली आसन भी कहते हैं। दोनों घुटनों को मोड़ें, पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं, हथेलियां पंजों के नीचे, हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबा दीजिए। ऐसे पंजे लॉक हो जाएं आगे से। एड़ियों को अपनी ओर खींच लीजिए। श्वास भरिए, श्वास बाहर निकाल। सामान्य श्वासों में बारंबार घुटनों को ऊपर नीचे करें। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की समस्या का निदान इसी क्रिया से हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का अनावश्यक रूप से बढ़ना, महिलाओं में ओवरी पर इसका बहुत सुंदर प्रभाव। मासिक धर्म की सभी प्रकार की अनियमितताएं केवल और केवल इस क्रिया से समाप्त हो जाती है। गायनी के सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। मन से क्रिया को दोहराते जाएं, आंखें बंद। घुटनों को अधिक से अधिक आसन की ओर दबाना है। यूरिन संबंधित दोष, यूरिन का रुक रुक कर आना, बार बार आना, इस प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शांत। दोनों टांगे सीधी कर लीजिए, एड़ियां पंजे मिलाइए, पद्मासन लगाइए। पद्मासन या अर्ध पद्मासन दाएं बाएं किसी भी एक टांग की एड़ी को टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के बाएं या दाएं स्थित करें। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के साथ वाली अंगुली का टिप्स मिलाएं, शेष तीनों उंगलियां भी मिलाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। 2-3 बार गहरे लंबे श्वास लेकर छोड़े। शांत हो जाए। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उच्चारण मधुर लयबद्ध हो। 2 और 1 के अनुपात में
2 के अनुपात में ओ का उच्चारण, 1 के अनुपात में म का उच्चारण करेंगे। सामूहिक रूप में सभी एक साथ श्वास भरें। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बाबर, हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदकर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों की उंगलियों को कोमलता से नेत्रों पर सहराते हुए आंखें खोले, दोनों टांगे सीधी करें। पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में बहुत ही लाभकारी चक्की चालन आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे तान के रखेंगे पैरों के, दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को पंजों के बाहर से निकालें। प्रयास करें घुटने ना उठने पाए, पैर के पंजे तने हुए। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए 7 से 8 बार। रिलैक्स, हथेलियों का ग्रिप खोले, लंबा गहरा श्वास भर छोड़े। आसन पर खड़े हो जाए। जॉगिंग करेंगे, सभी बैलेंस का ध्यान रखते हुए शुरू कर दीजिए जॉगिंग। पंजों के बल, दोहराते जाइए। क्षमता का ध्यान रखेंगे।
शरीर एनर्जेटिक होता हुआ नई ऊर्जा का संचार, शारीरिक और मानसिक दोष शरीर छोड़कर विदाई लेते हुए पावरफुल संकल्प ले, मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक होती जा रही हूं, होता जा रहा हूं। मैं निर्भय हूं, मैं आज बहुत खुश हूं। जीवन में जो कुछ मिला मैं उसमें संतुष्ट हूं। रिलैक्स, वापस विश्राम। क्रियाओं के दौरान श्वास फूलने पर पहले वापस आ सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना। दोनों भुजाएं सामने ले आइए, कंधों के समानांतर सामने, शरीर का संतुलन बना रहे। बारी बारी से घुटनों को कलाइयों पर लगाना, पहले दायां घुटना, बायां, इस प्रकार दोहराते जाएं। कोशिश करेंगे घुटने को ज्यादा उठाने की, ताकि जो जगहों के आसपास के जोड़ हैं एवं घुटने दोनों ही भाग प्रभावित होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखिए। बारी बारी से पीछे अपनी एड़ियों को नितंब पर लगाना है। पहले दाहिना घुटना मोड़े, एड़ी नितंब को टच कराएं, ऐसे ही बाई एड़ी। टांगों को इतना मोड़ें कि एड़ी नितंब को स्पर्श कर जाए। घुटनों का कार्टिलेज लिगामेंट्स पर प्रभाव। मन में भाव लाए कि मेरे घुटने पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। रिलैक्स, दोनों बाजू सीधा कर विश्राम करें। उन्हें दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, पैरों में थोड़ा सा फासला कर लीजिए। कमर को गोलाकार स्थिति में घुमाएं, गर्दन सीधी रखें, केवल कमर के भाग को घुमाना है, सामने देखते हुए। कमर के आसपास कटी चक्र पर लचीलापन आता हुआ, घुटने सीधे, घुटने ना मुड़े। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। तो कल भारतीय योग संस्थान, जिस संस्था के प्लेटफॉर्म पर आप ये योगा साधना करते हैं,
ये सब उसी की देन है। तो कल हर माह एक योग गोष्ठी और हर महीने एक योग गीतों की बाहर का एक प्रोग्राम होता है। योग के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रुचि रखने वाले साधक इसमें भाग लेते हैं। कहते हैं कि साधना के साथ-साथ संगीत में किसी भी जगह आपका मन ज़रूर होना चाहिए। मन को डायवर्ट करने के लिए बहुत सुंदर मार्ग है संगीत का। तो कल के प्रोग्राम का लिंक भेजा था। जिन सुंदर साथ जी ने जॉइन किया होगा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने नहीं जॉइन किया, यूट्यूब का लिंक ग्रुप में डाला गया है। आप वहां जाएंगे तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप उसको सुनेंगे, देखेंगे, है ना, किस प्रकार हमारे संस्थान के साधकों ने योग गीतों के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है कि योग से क्या क्या फायदे होते हैं। और सभी ने अपने अपने भाव भी रखे हैं और जिन्होंने नहीं देखा कल देखेंगे। तो स्टार्टिंग में सेकंड नंबर पर मेरा भी एक दोहे के रूप में एक छोटा सा गीत है, तो देखेंगे, अच्छा लगेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुझे शौक है गीत गाने का, भजन बोलने का रहा है। और मन को जब भी मेरा मन थोड़ा उदास होने लगता है तो मन को डाइवर्ट करने के लिए मैं मन के साथ बहुत सी ऐसी चीजें जोड़ता हूँ। गृहस्थी है ना हम सब लोग, तो गृहस्थी है, बहुत सी चुनौतियां रोज हमारे जीवन में आती हैं। एक चुनौती का सामना करते हैं, दो आ जाती हैं, दो ठीक हो जाती हैं, नहीं होती। तो इस प्रकार से जीवन जब तक है, समस्याएं चुनौतियां तो आएंगी। तो हमें उसको कैसे हल करना है, उसके लिए बड़ा सुंदर मार्ग है योग का। योग के मार्ग पर चलते हुए हमारा मनोबल बढ़ जाता है। मनोबल बढ़ जाता है तो जो परिस्थिति पहले बहुत भारी लगती थी, छोटी लगने लगेगी। परिस्थितियां तो आएंगी क्योंकि उनका काम है आना, घबराना नहीं है हमें। परिस्थिति आए, बोलिए आए, आओ, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। एक परिस्थिति, दो परिस्थिति आएंगी, जब हम उनका सामना करते हैं तो हमारा मनोबल मजबूत बनने लगता है। घबराना नहीं कभी भी, कुछ भी हो जाए, कोई भी कार्य कर रहे हैं, नहीं हो रहा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, छोड़ दो उस कार्य को, छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ लग जाइए। हमने एफर्ट्स कर लिए, नहीं हो रहा, अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमने एफर्ट्स पूरे करने हैं, नहीं होता, छोड़ दीजिए। उसको चिंतन में नहीं लाना, चिंता नहीं चलानी, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए, छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, जब होना होगा हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ कमर के दाएं पर, गर्दन को गोलाकार स्थिति में घुमाएं। साची आंखें बंद करके घुमाएंगे और गति को धीमा रखेंगे। आंखें खोलकर करेंगे तो चक्कर आ जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स जिनको है, शाम को भी करें, और जिनको नहीं है कभी नहीं होगी। रिलैक्स, गर्दन सीधी कर विश्राम ले। उन्हें दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, गर्दन के लिए दूसरी क्रिया करने जा रहे हैं। अपने दोनों शोल्डर को समानांतर रखना, शोल्डर को नहीं मोड़ेंगे। गर्दन को राइट साइड धीरे धीरे मोड़ते जाए, पहुंचकर पीछे देखें। बाईं ओर गर्दन मोड़ते हुए बाईं ओर पीछे देखें। दाएं,
बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। गर्दन को मध्य में लाएं, गर्दन ऊपर, नीचे, ठोड़ी को चेस्ट के नजदीक लाएं, ऊपर, गर्दन को पीछे लघु मस्तक पर लगाएं, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, मध्य में आए, गर्दन मध्य में लाकर दोनों बाजू सीधा कर लीजिए। एक श्वास का विश्राम करेंगे। तो सुंदर साथ जी, आज कितने लोग हैं? 34 लोग हैं, बहुत अच्छा। तो सप्ताह में ना 2 या 3 बार कम से कम 1-2 स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने ग्रुप में जरूर डाल दिया करें। 1 या 2 सुंदर साथ अपनी एक ड्यूटी ले लेंगे। मेरे को ना मेरा स्क्रीनशॉट लेने वाला वो जो फंक्शन है खराब है, इसलिए आग्रह है सप्ताह में 2 या 3 बार सिर्फ प्रेरणा देने हेतु। एक प्रेरणा और दूसरा क्या, अटेंडेंस भी पता लग जाती है कितने सुंदर साथ जी आते हैं हमारी क्लास में। एक दिन छोड़ के डाल दिया करो, बस 2 पिक हो गई और उसके बाद अटेंडेंस वाला जो होता है ना, जहां नाम लिखे होते हैं वो डाल दीजिए। बस क्या होता है, मैं इनको पिक को ना जब ग्रुप में डालता हूँ या अन्य ग्रुपों में, तो इनसे प्रेरणाएं मिलती हैं। ग्रुप में लोग जुड़े होते हैं लेकिन आते नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब वो पिक देखेंगे इतने लोग आ रहे हैं, अच्छा हम नहीं जा रहे केवल, तो हो सकता है उनको प्रेरणा मिले और वो भी आने लगे, तो अच्छा होगा। समय तो उतना ही लगेगा, मेहनत भी उतनी है, तो ज्यादा से ज्यादा, जब ज्यादा आएंगे तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों बाजुओं को धीरे धीरे घुमाएंगे, झटके से नहीं करना, नहीं तो कंधा उतर जाएगा। घुमाइए धीरे धीरे। कंधों के जोड़ खुलते जाते हैं, बाजू सशक्त बनते हैं। ठीक गर्दन के नीचे सर्वाइकल की 7 गोटियां प्रभावित होती है। वेरी गुड, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सब। झटके से नहीं करेंगे, बस ध्यान रखेंगे। अब विपरीत दिशा में घुमाइए, आगे से पीछे भुजाओं को घुमाना है 8 बार। 1 बार हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वापस विश्राम। तो हमने टांगों की क्रियाएं कर ली हैं, कमर को भी घुमा लिया, बाजुओं को भी घुमा लिया, गर्दन की क्रिया भी कर ली, है ना। अब फेफड़ों की करते हैं। दोनों हथेलियां चेस्ट के दाएं बाएं, श्वास यहां भरना, छोड़ते हुए बाजुओं को ऐसे करना, ठीक है। श्वास भरे, श्वास छोड़े, 8 बार करेंगे।
रिलैक्स। देखने में बहुत साधारण क्रिया लगती है, लेकिन जब हम शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ते हैं, हमारे दोनों फेफड़ों के छोटे छोटे रोमकूप खुल जाते हैं, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, और जिनके फेफड़ों में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, बीमारी पास नहीं आती, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक क्रिया और करेंगे हम। अब फेफड़ों को ऊपर से नीचे दबाना है। इस क्रिया के माध्यम से बाजू ऊपर, श्वास भरना, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद बाजू नीचे लाना। ठीक, श्वास भरे, छोड़े, रिलैक्स। विशेष रूप से जब ये ऊपर भुजा ले जाते हैं, फिर नीचे लाकर मुट्ठी बंद करके श्वास को छोड़ते हैं ना, तो साथ जी इसमें हमारे जो हार्ट की मेन 4 आर्टरीज होती है ना, वहां की ब्लॉकेज भी खुल जाती है। लंबा गहरा श्वास भर छोड़े। एक क्रिया और करेंगे फेफड़ों के लिए। दोनों भुजाओं को सामने लाएं, नमस्कार की मुद्रा बनाएं। कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, बिल्कुल खींच के रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को दाएं बाएं फैला दीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना। इस प्रकार से 8 बार कर लीजिए अपने आप। धीमी गति से कीजिए, बाजुओं को फैलाकर 1-2 सेकंड होल्ड जरूर करें। वापस बैठ जाइए अपने अपने आसन पर, दोनों टांगे सीधी कर विश्राम करें। श्वासों को सामान्य बना लीजिए। दाएं बाजू को सामने लाइए। दाईं हथेली को दाईं पीठ की ओर ले जाइए। बाईं हथेली से दाहिनी कोहनी पकड़ लीजिए। धीरे धीरे क्षमता अनुसार दाहिनी कोहनी कान के पीछे ले जाइए। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं, इस बात का ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे शरीर की क्षमता जब बढ़ने लगे, उसी अनुसार करते जाइए। दाहिनी ओर के कंधे के जोड़ प्रभावित होते हुए दाएं बाजू को सामने से वापस लाइए। बायां बाजू सीधा कीजिए। बाईं हथेली को बाईं पीठ पर लगाइए। दाईं हथेली से बाईं कोहनी पकड़, कोहनी को कान के पीछे।
गर्दन सीधी रहेगी, इस अवस्था में रहे। बाएं बाजू को सामने से वापस ले आइए। मैंने दोनों टांगे सीधी करवाई थी, सॉरी बताना भूल गया, तो पालथी मार लेंगे सभी। पालथी मार के बैठ जाइए। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिनको अभ्यास अच्छा है घुटने मोड़कर बैठने का, वज्रासन में। हमारे रीढ़ के मध्य में जो नाड़ियां होती हैं, इन्हीं में एक नाड़ी होती है वज्र नाड़ी। कहते हैं कि वज्र नाड़ी प्रभावित होने से हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा बनता है। भोजन करें, भोजन करने के पश्चात 10 मिनट का वज्रासन जरूर लगाएं। घुटनों को मोड़कर पीछे से एड़ियां खोलकर अंगूठों को मिलाकर बैठ जाना। कहते हैं कि 10 मिनट बैठने से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की वॉक हो जाती है अपने आप। तो रात को जैसे भोजन करते हैं, सर्दी है, बाहर निकलना नहीं हो रहा, वॉक नहीं करते, तो वज्रासन जरूर लगाएं। दोपहर को समय मिले तो भी वज्रासन लगाएं। दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं, गर्दन के पीछे रखेंगे, गर्दन सीधी करके रखेंगे, ग्रिप बनाकर हथेलियां गर्दन के पीछे, गर्दन सीधी। श्वास भरकर दोनों कोहनियों को नजदीक, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां ढीला करें दाएं बाएं। फिर श्वास भरकर कोहनियां मिलाएं, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां ढीला करें। फिर श्वास भरकर कोहनियां मिलाएं, श्वास छोड़ते हुए ढीला करें बाजुएं। एक बार फिर से मिलाएंगे, वापस गर्दन की मालिश करें। तो जब कभी गर्दन में ज्यादा दर्द हो रहा हो, बैठकर दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर गर्दन के पीछे रखकर इस प्रकार की क्रिया को 8-10 बार करेंगे तो गर्दन में काफी रिलीफ महसूस होगा। गर्दन सीधी रखेंगे, दाहिने कान को दाहिने शोल्डर के नजदीक लाएं, गर्दन मध्य में लाएं, बायां कान बाएं शोल्डर के नजदीक लाएं, जबरदस्ती नहीं, हल्का सा स्ट्रेच करना है बस, ताकि एक और जाने पर दूसरी ओर की गर्दन की मांसपेशियां खिंचाव में आए। गर्दन मध्य में लाएं, दायां कान दाएं शोल्डर के नजदीक लाएं, मध्य में आए, बायां कान बाएं शोल्डर के नजदीक लाएं, मध्य में आए, दायां कान दाएं शोल्डर के नजदीक लाएं, मध्य में आए, बायां कान बाएं शोल्डर के नजदीक लाएं, मध्य में आइए, रिलैक्स। एक छोटी सी क्रिया, एक छोटा सा आसन का रूप है। वैसे तो ये आसन के रूप में दोनों टांगे सीधे करके किया जाता है, लेकिन बैठकर करेंगे इसको। आप सभी लोग साजी जीवा को पूरा बाहर निकालकर स्ट्रेच कर देंगे, जीव को, पूरी जीव को बाहर स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को हल्का सा आगे करना है। जीव को बाहर निकालकर नासिका के ऊपर देखना, जैसे सिंह गर्जना करता है ना, तो इस प्रकार की गर्जना करनी है कि गले की जो दो ग्रंथियां है ना, थायराइड पैराथायराइड, वहां पर कंपन पैदा होगा। जब वहां कंपन होगा तो थायराइड जैसे दोष समाप्त हो जाती है। जो स्वेलिंग आ जाती है गले पर, थायराइड ग्रंथियों की स्वेलिंग आने से हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है और ये रोग आ जाता है शरीर में, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। तो इसको दूर करने के लिए सिंह आसन, जीभ को बाहर निकालें, 3 बार करेंगे इस क्रिया को। सिंह गर्जना,
वापस दोनों हाथ गले पर रखते हुए ऊपर से नीचे गले की मालिश करें। स्वर तंत्रिका पर भी क्रिया का प्रभाव आता है। हमारा फूड पाइप प्रभावित होता है। फूड पाइप में अगर कुछ कण फंसा हुआ है भी निकल जाता है। हकलाना जैसे दोष दूर हो जाते हैं। जो हकलाते हैं वह दोष भी इस क्रिया के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। दोनों टांगें सीधी कर लीजिए। यहां हम अभी 2 आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। एक आसन डायबिटिक के लिए करेंगे हम। योग मुद्रा जो कर सकते हैं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाए या पालथी मार ले। ठीक है। अभी हमें एक बार दाएं गर्दन को लेकर जाना है। ठोडी या नासिका या माथा, ये 3 भाग है। ठोडी, नासिका या माथा, तीनों में से कोई भाग आपको घुटने पर लगाना है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं लगता, जहां तक जाती है गर्दन वहां तक लेकर जाना। इससे क्या होगा, पहले हम बाईं ओर झुकेंगे। तो बाईं ओर जब जाएंगे तो राइट साइड में हमारी राइट किडनी और राइट साइड पे लीवर होता है, ये खिंचाव में आता है। जब हम दाईं ओर झुकेंगे तो दाईं ओर हमारी पैनक्रियाज, बाईं ओर हमारी पैनक्रियाज और क्या होता है, बाई किडनी, ये दोनों भाग प्रभावित होंगे। बहुत सुंदर दबाव आता है इस क्रिया में और पाचन बहुत अच्छा बन जाता है। किडनी के दोष दूर हो जाते हैं। योग मुद्रा, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर दीजिए। एक बार देख लीजिए। बायां अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद कर दीजिए, लेफ्ट वाली। राइट वाले हैंड से आप बाई कलाई को पकड़ लीजिए। ये देख लीजिए, मैंने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद की, राइट हैंड से कलाई को पकड़ लिया। ये केवल आपको दिखाने के लिए कैसे करना है। अब यही पोजीशन रहेगी, लेकिन कमर के पीछे ले जाइए भुजा को। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाना, दाएं हाथ से बाई कलाई को पकड़ लेना। ठीक, खींचिए अपनी भुजा को। गर्दन सीधी। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब अपनी मुट्ठी को अपने बाएं नितंब पर खींचकर लगा दीजिए। लेफ्ट साइड कहां लगाना है, बाएं नितंब पर मुट्ठी को। गर्दन को राइट साइड घुमाइए। श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते हुए अपने माथे को दाहिने घुटने पर लगाएं। धीरे धीरे धड़ को सीधा करें, गर्दन सीधी कर लें और मुट्ठी को कमर के बीचों बीच मध्य में ले आए। तो अभी हमने क्या किया, अपने माथा या नासिका या ठोडी को दाहिने घुटने पर लगाया। जिनका आधा गया कोई बात नहीं, यहां तक गया कोई बात नहीं, और जिनका लग गया बहुत अच्छा। तो ऐसे करने से हमारे जो लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स थे ना, पैनक्रियास ग्रंथि जो इंसुलिन बनाती है, मधुमेह जैसे दोष नहीं आते, वह अगर एक्टिव रहती है। तो बाईं और हमारी किडनी पर भी पूरा खिंचाव आ गया। अगर आप आधे भी चले गए तब भी खिंचाव आ गया। जबरदस्ती नहीं करना। चलिए दूसरी ओर से दोहराएंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी दाएं हाथ से बाईं कलाई को पकड़ कर रखें। अब मुट्ठी को कहां लेके जाएंगे, दाएं नितंब की ओर खींच लीजिए। गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए अब अपने माथे या नासिका को बाएं घुटने पर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। मुट्ठी खोल दीजिए, दोनों हाथ आसन पर, दाई टांग सीधी, बाई टांग सीधी, 2 श्वासों का विश्राम। एक आसन का अभ्यास और करेंगे। यह आसन हर्निया जैसे दोषों को समाप्त करता है। हमारी छोटी आंत बड़ी आंत पर प्रभाव आता है। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके। अभी इसका मैं बेस बनवाऊंगा आज। वैसे तो यह आसन पीठ के बल पहले लेट जाते हैं, फिर पोज को बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको पहले ही बैठकर इस आसन को करवा रहा हूं। तो लेटाकर कल करवाएंगे हम इसको, तो थोड़ा सा बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी किस प्रकार से पोज बनता है। इस आसन का नाम है हस्तपादुतान आसन। यह पहले नहीं कराया गया इस क्लास में, पहली दफा हो रहा है, तो क्षमता का ध्यान रखेंगे। पूरे शरीर का वजन अपने हिप्स पर ले लेना। आगे से टांगे उठेंगी और बाजुओं का बैलेंस बना इस प्रकार से टांगों के साथ उठाकर रखना है। ये देखिए, जो कर सकते हैं वो करेंगे। आगे से दोनों टांगे उठाइए और बाजुओं को खींच कर रखिए पंजों के लेवल में। घुटने सीधे, दोनों टांगे आसन से उठी हुई, लगभग कंधे जितनी ऊंचाई पर। वापस एक बार एड़ियों को आसन पर लगाकर विश्राम कीजिए। तो इसका ये बेस है अभी, लेकिन इस आसन को जब हम करते हैं पीठ के बल लेट जाते हैं, वहीं से बैलेंस बनाना होता है, हिप्स के बल आकर यही पोज बनता है। तो कल मैं इसको करवाऊंगा, हम पीठ के बल भी करेंगे। अभी एक बार और दोहराएंगे। दोनों टांगे आसन से उठाएं, कंधों जितनी ऊंचाई तक लाएं और दोनों हथेली, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में। वापस रिलैक्स। तो कल जब पीठ के बल लेट कर करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा शक्ति भी लगेगी और लगेगा कि ये तो कठिन लग रहा है, कल वाला आसान था। लेकिन नहीं, हमें कठिन मार्ग की तरफ तो जाना है। जब कठिन से कठिन थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आइए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बैठ जाएंगे पद्मासन में। भारतीय योग संस्थान की एक पत्रिका छपती है, एक साल में 4 पत्रिका, जिसमें कि काफी ज्ञानवर्धक लेख होते हैं। संस्थान के लगभग सभी अनुभवी और 40-45 वर्ष से जुड़े हुए सीनियर्स हमारे जो अधिकारी हैं, वह इन लेखों को लिखते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों की चर्चा, साधकों के अनुभव आते हैं। तो ये योग मंजरी के नाम से आती है ये पत्रिका। तो इसी में इस बार जो जनवरी, फरवरी, मार्च का लेख आया है, बहुत ही सुंदर, हमारे भारतीय योग संस्थान से हमारे पूरे ऑल अखिल भारतीय प्रधान
माननीय श्री देशराज गुप्ता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे क्षेत्र में ही रहते हैं, जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर प्रधान हैं। मेरे ही क्षेत्र मुखर्जी नगर पास में ही रहते हैं, मेरे यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। ये मेरा सौभाग्य है और उनसे मेरा मिलना भी रहता है और काफ़ी प्रेरणाएँ देते हैं वो। तो उन्हीं का एक लेख छपा है, देशराज गुप्ता जी का, ऋतु चर्चा के ऊपर। 5 मिनट में ये लेख को समाप्त करने के बाद मैं प्राणायाम को शुरू करूँगा। काफ़ी ज्ञानवर्धक लेख है। ऋतु चर्चा। आयुर्वेद के अनुसार समय की एक निश्चित अवधि को ऋतु कहते हैं तथा उस ऋतु में की जाने वाली चर्या को ऋतुचर्या कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा लेख है। आचार्य चरक ने पूरे वर्ष को 2 भागों में बाँटा है, उत्तरायण व दक्षिणायन। प्रत्येक भाग में 3-3 ऋतुएं होती हैं। सभी ऋतुओं के अपने-अपने लक्षण व चर्या अलग-अलग हैं। ऋतुचर्या का पालन करने से व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त, कफ ये सम अवस्था में हो जाते हैं, है ना? जिससे व्यक्ति स्वस्थ व निरोगी रहता है। आयुर्वेद के अनुसार वर्ष के 12 मास को 2 भागों में बाँटा गया। प्रत्येक भाग में 3-3 ऋतु हैं, अर्थात कुल 6 ऋतु हैं, जैसे वर्षा, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, बसंत व ग्रीष्म ऋतु। प्रत्येक ऋतु का अंतराल 2 मास का है, जिन्हें आगे समझाया गया है। दक्षिणायन या शीतकाल। इस काल में सूर्य की किरणों में ठंडक होती है, चंद्रमा की किरणों का अधिक प्रभाव रहता है। इस काल में वर्षा, शरद व हेमंत 3 प्रकार की ऋतु आती हैं। वर्षा ऋतु, इसका समय श्रावण व भाद्रपद अर्थात जुलाई व अगस्त के मास में है। इस समय चारों ओर हरियाली, आकाश में बादल, मल मूत्र आदि से जल दूषित होने पर त्रिदोष जन्म लेने लगते हैं। ग्रीष्म काल में संचित वायु का प्रकोप पाचन प्रणाली पर आने से रोगों की उत्पत्ति होती है। इस ऋतु में वायु कुपित होने से वात रोग अधिक शरीर में आने लगते हैं। वर्षा ऋतु के रोग, इस काल में पाचन कमजोर हो जाता है। कब? वर्षा ऋतु काल में। शारीरिक कमजोरी, रक्त विकार, वायु दोष, जोड़ों में दर्द, सूजन, त्वचा विकार, दाद, खुजली, मलेरिया, वायरल बुखार आने की संभावना बढ़ जाती है। कब? ऋतु जब रोग आता है वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु के आहार, जल का सेवन उबाल कर करना चाहिए। जब वर्षा ऋतु हो तो जल का सेवन उबाल कर करें। छाछ में बनाई जाने वाली बाजरे की राबड़ी का सेवन करें। अम्लीय अर्थात चिकनाई व नमक वाले भोजन हितकर हैं। कद्दू, परवल, करेला, लौकी, तुरई, जीरा, मेथी व लहसुन लाभकारी हैं। अग्निवर्धक व वातनाशक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। निम्नलिखित आहार का सेवन ना करें। कब? जब वर्षा ऋतु हो। देर तक रखा हुआ ठंडा आहार ना लें। नदी के जल का सेवन ना करें। नए अन्न व शीतल पेय का सेवन ना करें। सत्तू, बासी भोजन व दही का सेवन ना करें। वर्षा ऋतु में निम्न विहार ना करें। व्यायाम शक्ति से अधिक ना करें। ओस पर नंगे पांव ना चलें। सूर्य की किरणों से बचें। ठंड, वर्षा, मच्छर, छिपकली व चूहों से बचें। आइए अभी हम शरद ऋतु की बात करते हैं जल्दी से। शरद ऋतु का समय असीर एवं कार्तिक अर्थात सितंबर एवं अक्टूबर से शुरू हो जाता है। इसके लक्षण, सूर्य पित्त वर्ण व उष्ण वर्ण में होता है। आकाश में सफेद निर्मल बादल बने रहते हैं। तालाब में कमल खिले रहते हैं। हंस विचरण करते हैं। नदियों और तालाबों का जल साफ व निर्मल रहता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। शरद ऋतु में कौन से रोग आते हैं, आइए जानने। इस मौसम में बादल छटने से तथा सूर्य की गर्मी बढ़ने से पित्त का प्रकोप भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण बुखार, नक्सीर, जलन, सिर दर्द, चक्कर आना, अमल पित्त, त्वचा के रोग, कब्ज जैसे रोग जन्म लेते हैं। इस मौसम में पित्त के दोष को ठीक करने के लिए रक्त शोधन, विरेचन कर्म, घी आदि का सेवन करना चाहिए। यह ऋतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों ने 100 शरद ऋतुओं के बराबर जीने की इच्छा व्यक्त की है, जैसे जीवेम शरदा सतम। इस ऋतु में सूर्य की किरणें तेज तथा रात्रि में चंद्रमा ऋतुओं के बराबर जीने की सॉरी इस ऋतु में सूर्य की किरणें तेज तथा रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणों से वातावरण में दोष खत्म हो जाते हैं। शरद ऋतु में कौन सा आहार लेना चाहिए? शुद्ध जल, मधुर व
कषाय गुण वाले पदार्थों का सेवन करें। आंवला, अंगूर, दूध व गन्ने का सेवन कर सकते हैं। मीठे जल व रसीले द्रवों का सेवन करें। टमाटर, करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंगाड़ा, गाजर व पत्ता गोभी का प्रयोग करें, और आजकल ये सभी बाजार में मिल रहा है। फल में सूखे मेवे नारियल हितकारी हैं। मूंग व उड़द की दाल, हरी सब्जियां, गर्म नींबू पानी पीना लाभकारी है। ठीक है जी। तो सुंदर साथ जी, ये शरद ऋतु के ऊपर है, और इसके आगे का भाग मैं कल बताऊंगा, अभी समय कम है। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। एक लंबा गहरा श्वास भरें, लंबी ओम की ध्वनि। शांत। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, घुटने पर। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अंगूठा नासिका के दाएं अनामिका उंगली को बाएं लगाएं। अंगूठे से दाई नासिका बंद करें। जितना श्वास भीतर है पहले बाहर निकाल दें। बाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे भरते जाएं। पूरा श्वास भरने पर बाईं नासिका बंद करें। इस भरे हुए श्वास को अंगूठा हटाते हुए बाहर निकालें। अब दाईं ओर से श्वास भरेंगे। अंगूठा लगा दाईं नासिका बंद। इस भरे हुए श्वास को बाईं ओर से बाहर निकालेंगे। यानी बाएं से भरकर दाएं से निकालना, फिर दाएं से भरकर बाएं से। आंखें बंद, अपने आप दोहराते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर सामान्य करता है। तनाव, डिप्रेशन को दूर करने वाला प्राणायाम। फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है। हमारी श्वसन प्रणाली इतनी सुदृढ़ बन जाती है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। आंखें बंद रखना, दोहराते जाना। जितना महत्व हम आसनों को देते हैं, अन्य क्रियाओं को देते हैं, उससे अधिक महत्व प्राणायाम को भी देना है हमें। इतना मन लगाकर करें प्राणायाम को। जो बीमारियां आसनों से ठीक नहीं होती, वह प्राणायाम से 100% ठीक हो जाती। आंखें नहीं खोलना। आंखें खोलेंगे तो आंखों के रास्ते ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, कोई लाभ नहीं मिलेगा।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसकी अंतिम आवृत्ति को समाप्त करेंगे अपनी बाईं नासिका के द्वारा श्वास को बाहर निकालते हुए। अंतिम आवृत्ति समाप्त करें। दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। मन पर आए प्रभाव को देखें। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रख घुटने कसकर पकड़े। श्वास एक ही बार में गहरा भरे। मूल बंद लगाएं। इस भरे हुए श्वास को धीरे धीरे टुकड़ों में बाहर की ओर छोड़ते जाएं। बारंबार नाभि मूल को रीढ़ की ओर ले जाएं। शांत हो जाएं। श्वासों को सामान्य होने दें। पेट को ढीला छोड़ दें। अग्निसार प्राणायाम पेट के समस्त दोषों को नाश करने वाला प्राणायाम। जिनको एसिडिटी रहती है, जिनका पाचन कमजोर है, उनके लिए बहुत लाभकारी। जिनको कब्ज रहती है, उनके लिए भी लाभकारी। श्वास को बाहर रोक कर पेट को अंदर बाहर करेंगे। जिनसे श्वास को ना रोका जाए वह सामान्य श्वासों में कर सकते हैं, लेकिन लाभ आधा मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, श्वास को रोककर नहीं करेंगे। घुटनों को कसकर पकड़ें। श्वास को पहले भरें। भरकर मूल बंद लगा दीजिए। अब श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद रखते हुए अपनी नाभि को अंदर की ओर पिचकाते जाएं। मूल बंद से शक्ति लगाएं। नाभि को पिचकाएं अंदर की ओर। अब श्वास को लेना नहीं है, ठीक है। पेट को ढीला छोड़ें। फिर पेट को भीतर दबाएं। ढीला भीतर, 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 ढीला। एक बार शांत हो जाए। पाचन इतना अच्छा बन जाता है जब अग्निसार का रेगुलर अभ्यास किया जाए। गैसेस बननी बंद हो जाएंगी। गैसेस क्यों बनती हैं? कई कारण होते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे जरूर। एक बार फिर से इसी प्राणायाम को दोहराएंगे। घुटने पकड़े, श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, श्वास बाहर निकालें।
आंखें बंद करते हुए ध्यान नाभि पर लगाते हुए नाभि को पिचकाते जाएं। मूल बंद से शक्ति लें, मूल बंद कसकर दबाएं। चलिए पेट ढीला करें, पेट को भीतर ढीला, 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 भीतर ढीला। शांत हो जाइए, श्वासों को सामान्य होने दीजिए। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। पश्चात क्लास को समाप्त करेंगे। सर दर्द, माइग्रेन, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा जैसे दोष समाप्त हो जाते हैं। याददाश्त को बढ़ाने में बहुत लाभकारी। जैसे ही हम श्वास को भरकर भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, श्वास छोड़ते हुए पहले हम श्वास भरते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में चला जाता है। फिर हम भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़ते हैं तो मस्तिष्क में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क का एक एक सेल एक्टिवेट हो जाता है। आइए भ्रामरी प्राणायाम की 3 आवृत्तियां करेंगे। तो 3 बार गुंजन करना है। अंगूठे दोनों कानों के अंदर, पहली 2 उंगली आंखों पर, आंखें बंद, शेष बची उंगलियां मुख पर, कोहनियां उठाएं, श्वास भरें, गुंजन प्रारंभ करें। शांत, आंखें बंद, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर वापस ज्ञान मुद्रा में ले आए। आंखें बंद, प्राणायाम का मानसिक रूप से अवलोकन करें। मन शांत, एकाग्रचित। भरेंगे एक गहरा लंबा श्वास, एक लंबी ओम की ध्वनि के साथ क्लास को विराम देंगे। श्वास भरें। दोनों हाथ जोड़ें, तलवों को रब करें। तलवों में आई दिव्य ऊर्जा को मुखमंडल पर लगाएं। आंखें खोलें। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही प्यारी चुपाई है। बातें तो सारी प्यारी हैं राज जी की, लेकिन जब जिस पर नजर पड़े तो फिर उस समय वही बड़ी प्यारी लगने लग जाती है। श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिनको
प्रकट, वेद भेद निकसे बान वचन, महामत कहे महबूब का, अपने प्रीतम अक्षरातीत का, अपने पिया जी का, जिस सुंदर साथ को स्वाद लग जाता है, जिस आत्मा को पहचान हो जाती है कि मैं इस संसार को देखने ही आई हूं, मेरा जो असल घर है वो परम धाम है, मेरा जो असल तन है वो वहां मेरे धनी के श्री चरणों में बैठी मेरी परात्म है, उस घर के ही मेरे असल सुख हैं। इस संसार में तो मैं केवल सिर्फ मात्र इसको देखने के लिए आई हूँ और अपने परम धाम के असल सुखों का स्वाद यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। जिस आत्म को अपनी निस्बत की पहचान हो जाती है, कह रहे हैं कि उसको सच्चा स्वाद लग जाता है। श्री महामती जी कह रहे हैं महबूब, कितना प्यारा शब्द है कि अपने धनी का, अपने महबूब का, अपने खामिंद का जिसको पहचान हो गई उसको सच्चा स्वाद लग जाता है। परीक्षा तिन को प्रगट, छेद निकसे बान वचन, उनकी अब परीक्षा है क्योंकि पहचान हो गई, राजी ने बता दिया, अब उनकी परीक्षा है। और जब ये परीक्षा से पास होंगे, अपने आप को, अपने समय को हम सार्थक करके, अपने जीवन को सार्थक करके, अगर ज्ञान के बताए हुए वचनों पर श्री महामती जी के द्वारा जो हमें वचन मिल रहे हैं, अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। और फिर ये छेद हमारे हृदय में हमारे प्रीतम के तब लगेंगे, और फिर हमारे हृदय में, हमारे दिल में हमारे पिया जी का, युगल स्वरूप का, श्री श्यामा जी का दर्शन जो है वो होने लग जाएगा, हमारे दिल में साक्षात ही उनकी बैठक हो जाएगी। इसमें स्वामी जी ने भी बताया है छोटा सा अर्थ, ये हमारी रहनी का ग्रंथ है। यह परीक्षा की घड़ी है उन सुंदर साथ के लिए जिन्होंने अपने धनी को पहचान लिया है, जिसको प्रीतम से सच्चे प्रेम का स्वाद मिल गया होगा। उन्हें उन्हें सुरता से निज घर देखने की मेरी बात दिल में बैठ जाएगी, चुभ जाएगी। शेष को चितवनी कदापि अच्छी नहीं लगेगी, और को नहीं लगेगी, लेकिन जिसका महबूब है वो उसको स्वाद लग जाएगा और उसको चितवन मेडिटेशन अच्छी लगेगी, और उस ही ब्रह्म मुनियों को जो रहनी में आ जाएंगे उनको अपने धनी जी का साक्षात्कार भी होने लग जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी। साथ अगर भैया से पूछना चाहें कुछ तो पूछ सकते हैं, मेहता जी से। ये अनम्यूट कर देंगे, रेज हैंड करेंगे तो सुंदर साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मेहता जी, आप बोलिए। मैं भी बोलूं? हाँ जी, और क्या, आपकी छुपाई के बारे में बताओ। सुनना होता है, आप एक रेडी रखा ही करो। अच्छा चलिए, मैं अभी तो लेके आऊंगा, टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं पॉज कर देती हूँ, मैं पॉज कर देती हूँ। मैं लेके रखूंगा। क्योंकि एक चौपाई याद आ रही है मुझे। हम्म, हक हक सिर पर इनविद खड़े, देखत न हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख से निकसे न एक हरफ। अगर एक बार स्वाद लग जाए महबूब का तो फिर जुबान ही बंद हो जाती है, फिर तो सब कुछ अंदर ही अंदर चलने लग जाता है। तो इसलिए एक बार जब हमें निस्बत की पहचान हो गई है, हमने सारे स्वाद चख लिए हैं, अब हमें आगे ही आगे बढ़ना है। अपने जीव को पीछे करके दृष्टा भाव से आत्मा को अपने परम धाम, अपने मूल वतन के अखंड सुखों में ही झीलते रहना है। वो स्वाद जो ले चुके हैं उस स्वाद को बढ़ाते ही जाना है दिन प्रतिदिन। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी अनिता दीदी, प्रणाम जी।
बहुत प्यारी चौपाई है। बहुत प्यारी चौपाई है राजी महाराज की। हर वाणी मीठी है, जिधर से खाओ जलेबी की तरह, जिधर से खाओ उधर से मीठी है ना। सही बात है। बड़ी प्यारी वाणी है। हाँ जी, जयकारा लगा दो नीता दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी